मंचस्थ महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हुए आदरणीय मृदुला सिन्हा जी की श्रद्धांजलि सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के अध्यक्ष आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या जी, हिंदी साहित्य भारती गुजरात इकाई के प्रभारी, गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य भारती इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी का तथा कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों का अभिवादन करती हूँ और आज की इस श्रद्धांजलि सभा में आदरणीय मृदुला सिन्हा जी जो हमारे बीच नहीं हैं और उनके संस्मरण के लिए, उनकी यादों को वापस जिंदा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम सभी अपने अपने विचारों के साथ उनको याद करेंगे। आज की यह विशेष श्रद्धांजलि सभा गोवा की पूर्व राज्यपाल तथा हिंदी साहित्य भारती की वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमती मृदुला सिन्हा जी के आकस्मिक अवसान पर हम सभी दिवंगत आत्मा को श्रद्धा शब्द सुमन अर्पित कर सके, इसीलिए आयोजन किया है। जन्म और मृत्यु सत्य है, लेकिन यूं अचानक हम सब के बीच से एक सितारे का यूं चले जाना दुखद होता है और सचमुच हम आज इस घड़ी में बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं। आइए सबसे पहले उनसे थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से उन्होंने पूरे जीवन की यात्रा में साहित्य जीवन को संजोया और जीवन के साथ साहित्य, साहित्य के साथ जीवन, किस प्रकार से उन्होंने लगातार अंतिम क्षणों तक उन्होंने किस प्रकार से जिया। उन्होंने साहित्यिक रचनाओं के आधार पर अपने मुकाम छोड़े, अपनी मंजिल को पाया और किस प्रकार से समाज को एक नई दिशा देने का एक प्रयत्न किया। लगातार एक प्रयत्न करते हुए एक दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैडम का परिचय वैसे तो सब परिचित ही है, लेकिन फिर भी हम आज इस सभा में उनको याद करते हुए किसी भी व्यक्ति की महत्ता, श्रेष्ठता और लोकप्रियता उसके जीवन पर्यंत कार्यों व उपलब्धियों से आंकी जाती है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाई गई समग्र क्रांति की हिस्सा रही गोवा की पूर्व प्रथम महिला राज्यपाल महामहिम स्वर्गीय डॉक्टर मृदुला सिन्हा कर्मठ नेता के रूप में उभर कर आई तथा नेतृत्व क्षमता के कारण कम अवधि में लोकप्रियता अर्जित कर ली। सामाजिक पत्रिका पांचवा स्तंभ की संपादक भी रही। बहुमुखी प्रतिभा, सरल, मृदु, सौम्य और प्रभावी व्यक्ति की धनी मृदुला सिन्हा जी के साहित्य, समाज और प्रशासन क्षेत्र में असीम योगदान के कारण अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। 2014 से 2019 तक राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर सुशोभित रही। मृदुला जी ने मुजफ्फर कॉलेज की प्रवक्ता, तत्पश्चात मोतिहारी कॉलेज में प्राचार्य पद के दायित्व को भी संभाला, परंतु साहित्य लेखन की अभिलाषा और समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने की इच्छा के कारण अपने लक्ष्य को नई राह की ओर मोड़ लिया। भारत की गौरवशाली संस्कृति, परंपरा, मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। उनका मानना था कि भारत की लोक चेतना को जीवित रखने के लिए संस्कार, संस्कृति को मजबूत बनाना आवश्यक है। वे कहती थी, संस्कृति राष्ट्र की पहचान को भी सुनिश्चित करती है। नारी शक्ति, नारी उत्थान तथा नारी सशक्तिकरण की दिशा में मृदुला जी ने सराहनीय कार्य किए। यही कारण है कि वे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही। पिछड़े कमजोर वर्गों के प्रति वे सदैव संवेदनशील थी। आदरणीय मृदुला जी ने वह हर संभव प्रयास किया जिससे नारी की गरिमा को सुरक्षित रखा जाए, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा उठे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में
आप केंद्र कल्याणकारी बोर्ड की चेयरमैन नियुक्त की गई। सभी वर्गों की वे श्रद्धा और विश्वास थी। जन सेवा को लेकर अपने प्रयासों के लिए वे सदा याद की जाएंगी। 42 जितनी अधिक पुस्तकों की लेखिका विदुषी मृदुला जी की समाज तथा राष्ट्र के प्रति संवेदना उनकी कलम में झलकती है। जैसे कि हम देखते हैं उनकी रचना संसार को, तो सीधा पता चलेगा कि किस प्रकार से मृदुला जी ने अपना एक काव्य संसार भी रचा, कहानी संसार रचा, कथा संसार रचा। कहानी संग्रह में बिहार की लोक कथाएं, 2.5 बीघा जमीन, स्त्री विमर्श पर वो लिखती हैं, मात्र देह नहीं है औरत, उपन्यास नई देवयानी, सीता पुनः बोली, एक थी रानी ऐसी भी, राजनीतिक सत्ता पर आधारित उपन्यास जिस पर फिल्म भी बनी। लेख संग्रह में यायावरी आंखों से आदि कृतियां साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान रखती हैं। राजपथ से लोकपथ मृदुला जी के जीवन का दर्पण है। मृदुला जी के योगदान को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा साहित्य भूषण से सम्मानित किया गया तथा दीनदयाल उपाध्याय जैसे अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। हिंदी भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बने, मृदुला जी की प्रबल इच्छा थी। उनकी साहित्य सेवा और हिंदी प्रेम से हिंदी साहित्य भारती परिवार अभिभूत रहा। इस बृहद कुटुंब की मार्गदर्शक के रूप में आपने व्यापक अनुभवों से लाभान्वित किया, साथ ही समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों में अपने उद्गारों से उत्साहवर्धन भी किया। सतत सक्रिय, हमारी प्रेरणा, सशक्त संबल, मातृशक्ति मृदुला सिन्हा अचानक ही 18 नवंबर 2020 को दिव्य यात्रा की ओर प्रस्थान कर गई। उनकी क्षति अपूरणीय है। यद्यपि आज माननीय मृदुला सिन्हा जी हमारे बीच नहीं है, तब भी उनकी याद सदा हमारे दिलों में प्रकाशित रहेगी। गुजरात हिंदी साहित्य भारती समूह दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उनको याद करते हुए साहित्य की यात्रा, जीवन की यात्रा हम सब के लिए कितनी प्रेरणादायी है। लगातार आगे बढ़ते रहने की जो एक लालसा है वो हम सीख सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती क्रांति कनाटे जी को, वो संस्मरण याद करते हुए यहाँ अपने वक्तव्य को सुनाएं। आइए मैम। सभी को मेरा भावभीना नमस्कार। कल्पना जी ने बहुत गरिमापूर्ण वक्तव्य देकर के मृदुला जी के व्यक्तित्व को और उनके सृजन को हमारे सामने रखा। मैं कुछ ऐसी बातें, पिछले 15 वर्षों से मेरा उनका मात्र परिचय ही नहीं रहा, बल्कि एक आत्मीय रिश्ता भी रहा। पहले मृदुला सिन्हा थी, फिर वो मृदुला जी बनी, फिर कब मैं उनको दीदी कहने लग गई मालूम ही नहीं पड़ा। कुछ एक व्यक्ति के नाते वो कैसी थी, 2-4 संस्मरण मुझे आप सबके साथ में साझा करने हैं। एक बार उनके यहाँ भोजन का लाभ मिला मुझे। कालका में रहती है दिल्ली में वो, तो बिहार की है। बिहार गर्मी का मौसम था, बड़े सारे आम बिहार के उनके गांव के रखे हुए थे, रसगुल्ले और 3-4 तरह की तो मिठाइयाँ थी, 5-7 तरह के तो पकवान थे सारी। लेकिन चने की दाल की जो बढ़िया उन्होंने बनाई थी वो सब्जी बहुत अद्भुत थी। तो मैंने उनसे सहज कहा, मैंने कहा दीदी ये चने की दाल की बढ़िया आपने कैसे बनाई? तो कहने लगी बहुत ईजी है, फ्लाइट का किराया दे दो, मैं आकर के बना दूंगी। ये सहज स्वभाव था। तो मैंने उनसे कहा और भी इजी तरीका ये है कि जब आप बनाएंगे हमको स्लीपर का किराया दे दीजिए, हम आके आपको असिस्ट कर देंगे। उनके एक मुझे
उनका व्यक्तित्व कितना प्रखर था। हम जिसे फर्म बट पोलाइट कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी वो मूर्तिमंत उदाहरण थी। दिल्ली में कार्यक्रम था अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, 2007 में राष्ट्रीय अधिवेशन था और एक नारी सत्र था। उस नारी सत्र में मेरा संचालन था और उस वक्त कुछ ऐसा संयोग हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉक्टर कमल कुमार, जो पक्की वामपंथी महिला है, वो उसमें उन्होंने पश्चिम से आई हुई सारी जो आयातित नारी विमर्श की व्याख्या है वो उन्होंने दी। ये भी कहा कि संतान प्राप्ति के लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है, और बड़ा उत्तेजित उनका भाषण रहा। अध्यक्षता मृदुला जी कर रही थी। उसके बाद में मृदुला जी बड़े सरल स्वभाव से वहां पर आई, खड़ी हुई, कोई उत्तेजना नहीं, कोई टेबल ठोकना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतने गरिमापूर्ण तरीके से उन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी महिमा को बताते हुए, परिवार इतना आवश्यक है, विवाह संस्था की गरिमा को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से वहां पर रूपायित किया कि पूरी सभा उनको आधे पौन घंटे तक के सुनती रही। उनके राज्यपाल होने के कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझे उनका फोन आया। फोन ऐसा कि जैसे उलाहना दे रही हो किसी बचपन की सहेली की तरह या बड़ी बहन की तरह, क्रांति 5वां स्तंभ पढ़ती हो लेकिन कभी प्रतिक्रिया नहीं देती, बहुत व्यस्त रहती हो। फिर कहने लगी 5वां स्तंभ का उत्सव विशेषांक निकल रहा है और तुमको पहला फोन कर रही हूँ। गणेश उत्सव का इतिहास और आधुनिक संदर्भ, इस पूरे पर मुझे तुमसे एक लेख चाहिए विशेषांक के लिए। वो लेख भी मैंने लिखा, उनको भेजा और पत्रिका में विशेषांक में सबसे पहला लेख गणेश उत्सव पर ही था। यूं तो उनकी कितनी कितनी बातें मुझे याद आ रही है। गोवा के राज्यपाल बनने के बाद में पहली बार वो मुझे मिली थी विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में। तो हम कुछ महिलाएं इधर विशेष कक्ष के, विशेष जहाँ अतिथि विशिष्ट के लाइन थी, वहां पर हम लोग खड़े हुए थे। उन्होंने देखा हम लोगों को, मंच पर जाने से पहले वो मिलने के लिए आई, सबके हालचाल पूछे और फिर उद्घाटन सत्र में वे मंच पर गई। एक मुझे बहुत कितना सरल स्वभाव था उनका। उनके राज्यपाल बनने के पहले की बात है, सुनकर के आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि केबीसी में 50 लाख का एक प्रश्न था कि एक थी रानी ऐसी भी, ये विजय राजे सिंधिया के जीवन पर बनी हुई सीरियल की लेखिका कौन है। तो नाम मृदुला जी का है। और एक बात आपने देखी होगी कि केबीसी में जब भी हिंदी साहित्य को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रतियोगी कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, या तो उनको किसी की सहायता लेनी होती है या वो हार जाते हैं। तो यहाँ पर भी तय था कि 50 लाख का ये जवाब वो प्रतियोगी नहीं दे सका और वो हार गया। तो जैसे ही वो प्रोग्राम हुआ मैंने दीदी को फोन किया, मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा दीदी आप तो 50 लाख तक पहुंच गई केबीसी में, दुख तो इस बात का है कि वो प्रतियोगी उत्तर नहीं दे पाया। तो बड़ी उधर से उनके इतनी उत्साहपूर्ण आवाज मेरे को बोलती, अरे क्रांति मैं सोच रही थी ये पैसा मुझे ही मिल जाता, किताब तो मैंने लिखी है। तो ये दीदी की बड़ी सरल सहज ऐसी कितनी कितनी यादें मुझे आज यहाँ पर आ रही हैं। अजमेर में 2016 में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना का 50वां वर्ष था। उसका बहुत भव्य आयोजन 3 दिन का नारी साहित्यकार सम्मेलन था। तब दीदी गोवा के राज्यपाल थी। तो जैसा कि रेड कारपेट बिछा हुआ था और जैसे कि एक प्रोटोकॉल को निभाना होता है, तो हम लोग तो जो श्रोता थे वो पहले ही जाकर के हॉल में बैठ गए थे अपनी अपनी जगहों पर। दीदी आई, उन्होंने देखा कि उनकी अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो राज्यपाल का जो सिंहासन जैसा होता है वो रखा हुआ है। उन्होंने सबसे पहले वो कुर्सी हटवाई। उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए कुर्सी सामान्य सी ही रहेगी जैसे अन्य मंचस्थ अतिथियों की है। वो उनकी राज्यपाल की कुर्सी जो विशेष रूप की थी वो हटाई गई और एक सामान्य सी कुर्सी पर ही वे मंचस्थ हुई। उसके बाद में आयोजकों में से कोई मेरे पास में आया, तीसरी चौथी पंक्ति में, मैं तो आराम से बैठी हुई थी कि नहीं आप आइए जरा मंच पर और पूरा जो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ उसकी एक संक्षिप्त विचार दे दीजिए ताकि लोगों को, अतिथियों को मालूम हुआ कि कार्यक्रम कैसा हुआ। फिर जाकर के मैंने कहा, तो दीदी की तरफ देख करके मैंने कहा पहला महिला साहित्यकार सम्मेलन हुआ था भोपाल में, आप उपाध्यक्ष थी परिषद की और उद्घाटन सत्र में आप थी।
आज समापन सत्र में आप राज्यपाल के नाते आई हुई है, तो एक कोई घटना एक बार होती है तो दूसरी बार नहीं होती, दूसरी बार होती है तो तीसरी बार तो होती है। तो महिला साहित्यकार सम्मेलन जब अगला होगा तब आपका भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन दुख की बात है कि अब कोई सम्मेलन होगा भी तो दीदी वहां नहीं रहेंगी। दीदी मंच पर बोलने के लिए खड़ी हुई, दीदी पूरे 1 घंटे तक धारा प्रवाह भारतीय संस्कृति पर बोलती रही। भारतीय संस्कृति में उनकी अगाध आस्था थी और वो मुझे 2-3 बातें यहाँ पर उस संबोधन की, उनके उद्बोधन की याद आती है। और उन्होंने उसमें एक बात कही थी कि आप अपनी बेटी को या बहू को बेटा क्यों कहते हैं, जहां आपने बेटी क्यों नहीं कहते, जहां आप अपनी बहू को या बेटी को बेटा कहकर बुलाते हैं इसका मतलब ये है कि बेटा कोई ऐसी चीज है जो विशिष्ट है या अलग है, क्यों ना हम बेटी को बेटी कहें। तो ये, और कहने लगी बोले मैं, अरे भारत देश है, इसमें बुजुर्गों का इतना सम्मान है, मैंने तो ये सफेद बाल अपने ऐसे पेंट करा लिए ताकि कोई भी युवा युवती देखती हो तो मेरी बैग उठा लेती है करके। फिर कहने लगी बोले क्रांति, मंच से कहने लगी बोले मेरे लिए तो बड़ा आशीर्वाद है ये, कहने लगी क्रांति बहुत अच्छा काम कर रही है, कहाँ छुप कर बैठी थी। अब मैं वहां से दीदी को क्या कहते कि अब आप तो रेड कारपेट पे चल करके आ रही हैं, इतनी तगड़ी सुरक्षा है, हमको पहले यहाँ बिठा दिया गया था तो हम आपको स्वागत करने के लिए हम कैसे आते। अंतिम कड़ी में मॉरिशस, कल्पना जी भी थी मॉरिशस में। मॉरिशस में विशिष्ट अतिथि के नाते में गई, विशिष्ट आमंत्रित प्रतिभागी के नाते में गई थी। पंडित जी भी वहां पर थे विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति के नाते। तो एक विशिष्ट कक्ष हुआ करता था भोजन का, मैं दीदी से मिलने के लिए गई वहां पर, बुलाया मुझे पास में, हाथ थपकाया मेरा और कहने लगी 5वां स्तंभ के लिए कुछ लिखो। ये मेरी उनसे अंतिम भेंट थी। 5वां स्तंभ के लिए मैंने आने के बाद में, हमारा जो भाल क्षेत्र है गुजरात का, तो भाल के लोक गीतों में राम के विविध रूप, तो उसको मैं भालिया राम कहती हूँ। तो भालिया राम के विविध रूप शीर्षक से लोक गीतों में राम, मैंने अपना एक लेख उनको रामनवमी के लिए विशेष रूप से 5वां स्तंभ को भेजा था। वो लेख प्रकाशित भी हुआ चैत्र मास में, गत वर्ष लेख प्रकाशित हुआ। दीदी गोवा के राज्यपाल थी, गोवा से मुझे फोन किया, कोई आडंबर नहीं, कोई नहीं, सीधे उन्होंने ही फोन किया, क्रांति तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुमने जो लोकगीत गुजरात के लिखे हैं, कितने ही वो लोकगीत ऐसे हैं जो बिहार में भी हमारे समान रूप से पाए जाते हैं। और मुझे इंदु बहन का नंबर देना, जिन्होंने सारा कलेक्शन किया है, मैं उनसे बात करूंगी। बाद में दीदी ने इंदु बहन को फोन किया, इंदु बहन पटेल को, और उनसे बात की। अंतिम इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरस्वती, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा, इन तीनों का अद्भुत समन्वय मृदुला जी में था। उनके अमृत समारोह में एक बहुत बड़ा ग्रंथ प्रभात प्रकाशन की तरफ से आया था, सहजता की भव्यता। सहजता की भव्यता शीर्षक से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, जिसमें देश के बड़े बड़े लेखकों ने और नेताओं ने उन पर लिखा था। उस पर मेरा लेख था, उसका शीर्षक था सरल सहज प्रबोधिनी। और बाद में जब मैंने पुस्तक को देखा तो उसमें लगभग 5 लेखक ऐसे थे जिनके लेख का शीर्षक सरल और सहज था। तो दीदी को अगर अंतिम रूप से हम लोग याद करते हैं तो सच में बहुत सरल, बहुत सहज, और अपनी सरलता और सहजता के लिए तो वे निश्चित रूप से जानी जाएंगी। साहित्य में तो खैर परी मंदोदरी पर लिखा हुआ है, सीता पर सीता पुनी बोली है। उनकी पुस्तक मात्र देह नहीं है औरत, उन्होंने खुद ने मुझे भेंट दी थी, वो भी है। तो ऐसी अपनी सरल सहज दीदी को, जो अपने विश्वास पर, अपने प्रतित्व पर गोवा के राज्यपाल पद तक पहुंची, मैं बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करती हूँ। और मेरी स्मृति में वो हमेशा एक बड़ी बहन के रूप में उनका आशीर्वाद मुझे न है तब भी मिलता रहेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। और भी बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ मैं रुक जाऊं तो भी बेहतर है। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छी बातें बताई, जो हम लोग शायद किताबों में नहीं ढूंढ पाते। वो किताबों के अलावा जो एक दुनिया होती है, और उस दुनिया के जो संस्मरण आपने सुनाए, बहुत ही सरल और सहज, लेकिन बहुत ही अच्छे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हिंदी साहित्य भारती गुजरात इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी से आग्रह करती हूँ कि वो भी दो शब्द सादर श्रद्धांजलि के रूप में हमारे मंच पर सुनाएं। स्वागत है। नमस्कार। आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित हिंदी साहित्य भारती के प्रभारी डॉक्टर विष्णु पंड्या जी, क्रांति जी, कल्पना जी, दिलीप जी और जो भी हैं यहाँ पर, उन सबको मैं सबसे पहले नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आज हम जहाँ एकत्र हुए हैं, मृदुला जी के बारे में जैसे क्रांति जी ने सभी बता दिया कि नाम के अनुरूप उनका जो स्वभाव था, उसमें वात्सल्य और स्नेह तो उनमें भरपूर था ही, और उसके साथ साथ नाम अनुरूप वे मृदुता एवं वैदुष्य की वे मूर्तिमान रूप थी। और मैंने उनको उनका नाम सुना था और उनके बारे में, किताबों के बारे में ऐसा पढ़ा, देखा था, जाना था, लेकिन मैं उनसे मिली नहीं थी। पर ये मेरा सौभाग्य ही समझिए कि 2019 में बिहार हिंदी साहित्य परिषद करके जो एक संस्था है वहाँ की, और उन्होंने वहाँ शताब्दी समारोह किया था, जहाँ पर उन्होंने सभी राज्यों से कवित्रियों को और साहित्यकारों को बुलाया था। तो गुजरात से मैं गई थी वहां पर। मृदुला जी चीफ गेस्ट थी, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे सम्मानित होने का मुझे मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगा कि ये राज्यपाल है, पता नहीं कैसी हो क्या, पर उनकी उनकी जो स्वभाव में सहजता, सरलता देखकर तो इतना आश्चर्य हुआ कि सच कहती हूँ कि अगर मैं उनसे नहीं मिली होती तो मुझे लगता कि मैंने भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा नहीं देखा है। वो अपने आप में एक पूरी भारतीय संस्कृति हम बोल सकते हैं वैसी थी। सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, परंतु राजनीति से लेके, प्रशासन से लेके, हर एक क्षेत्र में उनका बहुत ही अच्छा योगदान था, और साहित्य में भी विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान था। तो मुझे लगा कि मैं रामायण लेके गई थी, मेरी जो उसी समय जो मेरी पब्लिश हुई थी किताब, और मैंने उनको दिया, और रामायण देख के बहुत उनको खुशी हुई, बोली कि मैं जरूर पढ़ूंगी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूँ। ये तो एक बात हुई। शाम को कवि सम्मेलन था, कवि सम्मेलन में उतनी ही सहजता, उनके लेक्चर में तो क्या भीड़ थी, लोग इतना, मतलब हम लोगों ने सच कहे तो उस समय मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं यहाँ पटना आई, मैंने बहुत ही अच्छा काम किया कि मैं मृदुला जी से मिली, क्योंकि इतने समय के बाद मैं मिली, पर वो मिलना बहुत ही सार्थक रहा। और ये देखिए, एक संयोग देखिए कि अभी मैंने 1 महीना पहले उनसे टेलीफोन से बात की, और मुझे तो ये उनसे मेरा बहुत उतना परिचय तो नहीं था, पर मुझे लगा, मैंने विष्णु जी से भी बात की थी। मेरी एक नई किताब थी और उसका विमोचन करना था। मैं उनसे पूछ रही थी कि किनसे करा सकती हूँ। अचानक से मृदुला जी मेरे दिमाग में आई, और उस समय नवरात्रि चल रही थी। नवरात्रि के ही आसपास मैंने उनको फोन किया। मुझे लगा कि भाई राज्यपाल हैं, पता नहीं कौन कौन उठाएगा फोन, पर मुझे इतना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ही फोन उठाया। और मैंने कहा कि मैं गुजरात से नलिनी पुरोहित बोल रही हूँ, हम पटना में मिले थे शताब्दी समारोह में, और आपके हाथों में सम्मानित हुई थी। तो उस समय तक वो सोच रही थी, फिर जब मैंने उन्हें जैसे ही कहा कि मैंने आपको रामायण दी थी मृदुला जी, आपको याद हो, तो तुरंत उन्होंने मेरे को रिकलेक्ट कर लिया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इतने लोगों के बीच में, और बोले कि क्या, कैसी हो, मतलब सामान्य बातें भी उन्होंने की। और मैंने कहा मुझे किताब का विमोचन करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिवाली के आसपास से ऐसा करते हैं, और मैं ही आपको फोन करूंगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का मुझे ऐसा कुछ समाचार मिलेगा। तो वो मेरी महीने 1 महीने पहले मेरी टेलीफोन से उनसे ये बात हुई थी, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। इतनी जो सहज, सरल, और इतनी सभी विधाओं से जो विभूषित थी, तो इसके लिए दुख तो है ही हम सबको कि साहित्य में एक बहुत बड़ा हमने रत्न एक खो दिया है। मैं तहे दिल से बहुत ही स्नेह के साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रोफेसर विमल कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, श्रद्धा सुमन से जुड़ी हुई, संस्मरण से जुड़ी हुई कुछ बातों को सुनाएं। मैडम, प्रोफेसर विमल सिंह, कुछ तकनीकी कारण से मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था। ठीक है, ठीक है। मैं उसी मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग्स करता हूँ, वहीं का निवासी हूँ और 16 वर्ष मैंने वहीं उसी ज़िले में पढ़ाई की है। बाद में 40-39 साल में जन्म मेरा गुजरात में ही हुआ था। वहाँ की लोक संस्कृति और उनका छठ पर्व जो अभी हमने 2 दिन 1 सप्ताह पहले ही मनाया है, 4-5 दिन हुए हैं, वो 20-21 तारीख को ही मनाया है। मृदुला जी एक लोक गायिका के रूप में, लोक गीत के रूप में उनके कई पुस्तकें, जो एक थी रानी, ऐसी भी जो फिल्म भी बनी है, और छठ पर्व पर उन्होंने कई लोकगीत लिखे हैं। बिहार का छठ पर्व बहुत ही प्रसिद्ध है, अब तो पूरे विश्व में, यहाँ तक कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी, विजय रूपाणी जी ने एक 11 करोड़ का घाट बनवा दिया इंदिरा ब्रिज के पास में, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। तो और अत्यंत दुखद जो हमारे हिंदी साहित्य भारती के एक मार्गदर्शिका, अत्यंत अतिशय सरल और सहृदय व्यक्तित्व की धनी, विदुषी लेखिका और कुशल राजनीतिज्ञ डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी के आकस्मिक महाप्रयाण से हम सब स्तब्ध हैं। हिंदी साहित्य भारती के लिए यह पूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार की इस अपार दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करे। ओम शांति। मृदुला जी का 78वां जन्म दिवस अभी 27 नवंबर को आने वाला था है। न वो छठ पर्व में शामिल हो पाई और न अपने 78वां जन्म दिवस मना पाई। यह दुख हमारे हिंदी साहित्य भारती और नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को जो महत्व दिया गया है, वह थोड़ा सा अधूरा कार्य उनके रहते जो पूरा होता, वह एक अलग ही ढंग का होता। फिर भी आप लोगों की जवाबदारी, पंड्या साहब हैं, हमारे हिंदी साहित्य परिषद के भारती के कई सदस्य हैं जो इस जवाबदारी को लेंगे, और इन्हीं शब्दों से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर दिलीप मेहरा जी से, हिंदी साहित्य भारती इकाई गुजरात के महामंत्री, आप आइए। नमस्कार। हिंदी साहित्य भारती की मार्गदर्शिका श्रीमती मृदुला जी के भावभीनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हिंदी साहित्य भारती के प्रभारी पंड्या साहब, हिंदी साहित्य भारती गुजरात के अध्यक्ष मैडम पुरोहित मैडम, और अन्य कल्पना जी, हमारे मित्र विमल जी और अन्य सभी सदस्य को मेरा नमस्कार। मैंने मृदुला जी को मतलब कि साहित्यिक रूप से थोड़ा सा देखा है, लेकिन कोई हमारी टेलीफोनिक ऐसी कोई बातें हुई नहीं। लेकिन जिस प्रकार की चर्चा यहाँ हो रही है, उस पर से लग रहा है कि बहुत बड़ी विदुषी मृदुला जी थी, और हमने मतलब कि बहुत ये कभी क्यों हम संपर्क में नहीं आए, उसका बहुत बड़ा दुख रहेगा। लेकिन ज़्यादा उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, इतने संपर्क में भी नहीं रहे। लेकिन ऐसा चरित्र और उनका चले जाना, ये हिंदी साहित्य भारती के लिए तो खोट है, लेकिन पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी खोट है। मैं उनको विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मुझे कुछ 2 मिनट बोलने का मौका दिया, तो हिंदी साहित्य भारती का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। अब मैं इस श्रद्धांजलि सभा के अंत में आज के अध्यक्ष आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या जी से आग्रह करती हूँ कि आदरणीय दिवंगत मृदुला जी के संस्मरण के साथ जुड़ी हुई बातें हमारे समक्ष रखें। स्वागत है सर। आदरणीय
सभी महानुभाव बहनें, मृदुला जी के बारे में कुछ बोलना और कुछ लिखना ये थोड़ा सा विचित्र इसलिए लग रहा है उदासीनता के साथ कि अभी अभी वो हमारे साथ थी। हमारा परिचय बहुत पुराना रहा। अटल जी के 6 रायसीना मार्ग पर का जो निवास था और बाद में प्रधानमंत्री का निवास, वहां उनसे मिलना हुआ था 2-3 बार। अटल जी अपने स्वाभाविक सहज रूप से उन्होंने पहला परिचय करवाया कि ये मृदुला जी है और ठीक उनके श्वेत बालों की तरह लिखती है, ऐसा ही लिखती है। तब से परिचय हो गया। 5वां स्तंभ में मैं बार बार लिखता रहा। राज्यपाल बनी, उसके बाद उनका आमंत्रण था कि गोवा में आए, कुछ कार्यक्रम भी करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन वो स्वयं अहमदाबाद आई थी। गुजरात विद्यापीठ में 5वां स्तंभ के विशेषांक का कार्यक्रम था और उस विशेषांक में भी मैंने भी लिखा था और उन्होंने संपादकीय में ये अलग अलग वो विशेषताएं अपने ढंग से ले लेती थी। उन्होंने लिखा था कि ये जब हमारी विष्णु पंड्या से बात हुई तो उन्होंने केम छो वहां से शुरुआत की। तो गुजरात की एक अपनी विशेषता है कि केम छो, वहां से हम कैसे हो नहीं, केम छो। तो इसका जिक्र किया था। उनके कुछ किताबें गुजराती में भी आई थी और भी आने वाली थी, उस बारे में भी बात हुई थी। दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर उन्होंने महिला विकास विभाग की अध्यक्षा रही। तो केवल साहित्य नहीं, एक कंपार्टमेंट के उनका नहीं था, राजनीति थी, बताया हुआ इस प्रकार। प्रशासन में भी बहुत कुशल रही और महिलाओं पर उनका अध्ययन और चिंतन और लेखन बहुत ज्यादा रहा। क्रांति जी उनकी साक्षी है, बाकी सब भी लोगों को पता है। लेकिन ऐसे अच्छे हिंदी साहित्य के लोगों को धीरे धीरे जो जा रहे हैं, विदाई ले रहे हैं, तब हमारी जिम्मेवारी ये है कि नई पीढ़ी को हिंदी साहित्य के प्रति और हम प्रोत्साहित करें। कैसे हो सकता है ये आप सब बैठकर बात करेंगे। हिंदी भारती की संस्था इस प्रकार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाकी सब संस्थाओं को भी उसमें जोड़ना चाहिए। और जब जोड़कर काम करते हैं तो एक बड़ा हिमालय हो जाता है, नहीं तो एक छोटा सा पर्वत रह जाता है। हिंदी साहित्य के बारे में ये शिकायत भी है कि वो एक अपना दायरा बनाकर बाकी कुछ सोचते ही नहीं। दक्षिण में हिंदी नहीं हुई प्रचलित, इसका कारण ये भी है। और विभिन्न विषयों पर लिखें, केवल कहानी, केवल नाट्य, कविता, ऐसा नहीं। तभी सार्वजनिक जीवन में हिंदी और हिंदी का प्रभाव, हिंदी साहित्य का और हिंदी चिंतन का, बहुत से हमारे बड़े कवि हो गए, बड़े बड़े उपन्यासकार हो गए। अभी अभी मैं निर्मल वर्मा जी को पढ़ रहा था, हमारे पुराने मित्र थे। उनके भाई श्री राम बड़े चित्रकार रहे, उन्होंने उनको पर पत्र लिखे हैं, निर्मल जी और राम के पत्र। तो श्री राम के पत्र ऐसा उसका शीर्षक है किताब में। कुछ लोगों को जरा ज्यादा दिलचस्पी और जगह से हो जाती, लेकिन है ये एक चित्रकार और एक कहानीकार की बात है। बहुत उत्तम गद्य जिसको कहें वो ऐसे उसमें है। तो ऐसे बहुत से बड़े हमारे साहित्य के सर्जक रहते हैं। गुजरात में भी हिंदी लिखने वाले बहुत बड़े लोग बहुत संख्या में अच्छा लिखते हैं। तो गुजरात में हमारी जो गुजरात साहित्य अकादमी है, उनके साथ हिंदी साहित्य अकादमी भी जुड़ी हुई है। वैसे तो और भी भाषाएं, कच्छी है, सिंधी है, उर्दू है, संस्कृत है, सभी अकादमी। लेकिन मैं खास तौर पर हिंदी साहित्य अकादमी और गुजरात साहित्य अकादमी, गुजराती, क्योंकि आप सब गुजरात से हैं, तो सभी को मेरा आमंत्रण है, आग्रह भी है, कुछ सोचें कि इस अकादमी को और कैसे व्यापक बनाई जाए। उनके मैगजीन्स भी, हमारे सामयिक भी चल रहे हैं,
गुजराती में शब्द सृष्टि है, हिंदी में प्रोफेसर अनुपा चौहान के संपादन में अब शुरू करने जा रहे हैं हम एक अच्छा हिंदी सामयिक भी, त्रैमासिक भी। आप भी उनमें हिस्सा ले, लिखें, कुछ अच्छा लिखें, तभी धीरे धीरे हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और भी काम होगा। विनोबा जी कहा करते थे कि सत्संग बड़ी चीज है, केवल विसंग नहीं सत्संग होना चाहिए। तो ये सत्संग के लिए ये एक बड़ा मंच है, आप सभी लोग भी उसमें शामिल होइए। मृदुला जी वैसे सामान्य तौर पर से तो हमेशा कहते हैं कि साहित्य को बड़ी खोट हो गई, बड़ी कमी हो गई, लेकिन ये तो एक शब्द व्यवहार है, कोई खोट नहीं होती। आदमी जाता है, व्यक्ति जाती है कि उनके विचार रहते हैं, और विचार और सर्जन जब रहते हैं तब उस सर्जन से हम प्रेरणा लेते हैं। मृदुला जी की जो उनकी उपन्यास, उनकी कविताएं, उनका लेख, 5वां स्तंभ का संपादन, ये सब चिरंजीव है, और उसमें से हम प्रेरणा लेते रहेंगे, और वही प्रेरणा हमारे लिए उनकी उचित श्रद्धांजलि रहेगी। आप सभी ने मुझे सुना, मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर बातें, और श्रद्धांजलि के रूप में हम उनके विचारों के साथ और आगे बढ़े, यही सही में श्रद्धांजलि होगी। और साहित्यकार के लिए कहा जाता है कि साहित्यकार तो कभी नहीं मरता, क्योंकि सही है, उनके विचार तो जिंदा रहते हैं सदियों सदियों तक। नहीं, कोई नहीं मरता, साहित्यकार ही नहीं, चिंतक भी, राजनीतिज्ञ भी, फिलोसोफर भी, सभी लोग जिंदा रहते हैं। तो आप सबका धन्यवाद, सभी ने अपने विचार रखे और अपने अपने संस्मरण सुनाए। तो आज के इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में आदरणीय विष्णु पंड्या जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, नलिनी मैडम का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और क्रांति मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई, दिलीप मेहरा जी ने भी, और प्रोफेसर विमल कुमार सिंह ने जी भी संस्मरण सुनाए, और हम सभी ने एक 2 मिनट का मौन अपने जहां पर है वहीं 2 मिनट के लिए मौन रख लें। जी जी जी। तो एक श्रद्धांजलि के रूप में हम 2 मिनट का मौन अपने अपने स्थान पर ही एक श्रद्धांजलि के रूप में करते हैं। ओम शांति। शांति 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 शांति। आप सभी का अंत में धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में हम लोग जल्द ही मिलेंगे नए विचारों के साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।